इस दिशा में लार्ज स्केल पर काम हुआ है। एविडेंस बेस्ड रिसर्च डेटा के लिए हमने एक आयुष रिसर्च पोर्टल भी बनाया है। इस पर अब तक के करीब 40,000 रिसर्च स्टडीज का डेटा मौजूद है। कोरोना काल के दौरान भी हमारे यहां आयुष से जुड़ी करीब 150 स्पेसिफिक रिसर्च स्टडीज हुई है। उस अनुभव को आगे बढ़ाते हुए अब हम नेशनल आयुष रिसर्च कंसोर्टियम बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। भारत में यहां एम्स में सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड मेडिसिन जैसे संस्थानों ने भी योग और आयुर्वेद से जुड़ी कई महत्वपूर्ण रिसर्च हो रही है। मुझे खुशी है कि यहां से निकले आयुर्वेद और योग से जुड़े रिसर्च पेपर्स प्रतिष्ठित इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिश हो रहे हैं। हाल फिलहाल में जर्नल ऑफ अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी और न्यूरोलॉजी जर्नल जैसे सम्मानित जर्नल्स में कई रिसर्च पेपर्स पब्लिश हुए हैं। मैं चाहूंगा वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस के सभी प्रतिभागी, सारे देश भी आयुर्वेद को वैश्विक प्रतिष्ठा दिलाने के लिए भारत के साथ आएं, कोलैबोरेट करें और कंट्रीब्यूट करें। भाइयों और बहनों, आयुर्वेद की एक और ऐसी खूबी है जिसकी चर्चा कम ही होती है। कुछ लोग समझते हैं कि आयुर्वेद सिर्फ इलाज के लिए है, लेकिन इसकी खूबी ये भी है, आयुर्वेद हमें जीवन जीने का तरीका सिखाता है। अगर मैं आधुनिक टर्मिनोलॉजी का उपयोग करके आपको बताना चाहूं तो मैं एक आपको उदाहरण देता हूं। आप दुनिया की अच्छी से अच्छी कंपनी की बेहतर से बेहतर कार खरीदें, उस कार के साथ उसकी मैनुअल बुक भी आती है, उसमें कौन सा फ्यूल डालना है, कब और कैसे सर्विसिंग करवानी है, कैसे रखरखाव करना है, हमें ये ध्यान रखना पड़ता है। अगर डीजल इंजन कार में पेट्रोल डाल दिया तो गड़बड़ तय है। इसी तरह आप अगर कोई कंप्यूटर चला रहे हैं तो उसमें उसके सारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ठीक काम करने चाहिए। हम हमारी मशीनों का ख्याल तो रखते हैं, लेकिन हमारे शरीर को कैसे खाना, क्या खाना, कैसा रूटीन, क्या नहीं करना चाहिए, इस पर हम ध्यान ही नहीं देते हैं। आयुर्वेद हमें सिखाता है कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की तरह ही शरीर और मन भी एक साथ स्वस्थ रहने चाहिए, उनमें समन्वय रहना चाहिए। उदाहरण के तौर पर आज प्रॉपर स्लीप मेडिकल साइंस के लिए एक बहुत बड़ा विषय है, लेकिन आप जानते हैं महर्षि चरक जैसे आचार्यों ने सदियों पहले इस पर कितने विस्तार से लिखा है। यही आयुर्वेद की खूबी है। साथियों, हमारे यहां कहा जाता है, स्वास्थ्यम परमार्थ साधनम, अर्थात स्वास्थ्य ही अर्थ और उन्नति का साधन है। ये मंत्र जितना हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए सार्थक
है उतना ही प्रासंगिक अर्थव्यवस्था के नजरिए से भी है। आज आयुष के क्षेत्र में असीम नई संभावनाएं जन्म ले रही है। आयुर्वेदिक हर्ब्स की खेती हो, आयुष मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई हो, डिजिटल सर्विसेज हो, आयुष स्टार्टअप के लिए इनमें एक बड़ा स्कोप है। भाइयों और बहनों, आयुष इंडस्ट्री की सबसे बड़ी ताकत यह है कि इसमें हर किसी के लिए अलग अलग तरह के अवसर उपलब्ध हैं। उदाहरण के तौर पर आज भारत में आयुष के क्षेत्र में करीब 40,000 ऐसे एमएसएमई, लघु उद्योग अनेकविध प्रोडक्ट दे रहे हैं, अनेकविध इनिशिएटिव ले रहे हैं। इनसे लोकल इकोनॉमी को बहुत बड़ी ताकत मिल रही है। 8 साल पहले देश में आयुष इंडस्ट्री करीब करीब 20,000 करोड़ रुपए के आसपास ही थी। आज आयुष इंडस्ट्री करीब करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास पहुंच रही है। यानी 7-8 वर्षों में करीब करीब 7 गुना ग्रोथ। आप कल्पना कर सकते हैं आयुष अपने आप में कितनी बड़ी इंडस्ट्री, कितनी बड़ी इकोनॉमी बनकर उभर रहा है। आने वाले समय में इसका ग्लोबल मार्केट में और बड़ा विस्तार होना ही है। आप भी जानते हैं कि ग्लोबल हर्बल मेडिसिन और स्पाइसेस का मार्केट $120 बिलियन यानी करीब करीब 10 लाख करोड़ रुपए के आसपास का है। ट्रेडिशनल मेडिसिन का यह सेक्टर निरंतर विस्तार ले रहा है और हमें इसकी हर संभावना का पूरा लाभ उठाना चाहिए। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए, हमारे किसानों के लिए कृषि का एक पूरा नया सेक्टर खुल रहा है, जिसमें उन्हें काफी अच्छी कीमतें भी मिल सकती हैं। इसमें युवाओं के लिए हजारों लाखों नए रोजगार पैदा होंगे। साथियों, आयुर्वेद की बढ़ती लोकप्रियता का एक और बड़ा पक्ष आयुर्वेद और योग टूरिज्म भी है। गोवा जैसा राज्य जो टूरिज्म का एक हब है, वहां आयुर्वेद और नेचुरोपैथी को प्रमोट करके टूरिज्म सेक्टर को और नई ऊंचाई दी जा सकती है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद गोवा इस दिशा में एक अहम शुरुआत साबित हो सकता है। साथियों, आज भारत ने दुनिया के सामने वन अर्थ वन हेल्थ एक फ्यूचरिस्टिक विजन भी रखा है। वन अर्थ वन हेल्थ का मतलब है हेल्थ को लेकर एक यूनिवर्सल विजन। चाहे पानी में रहने वाले जीव जंतु हो, चाहे वन्य पशु हो, चाहे इंसान हो, वनस्पति हो, इन सबकी हेल्थ इंटरकनेक्टेड है। हमें इन्हें आइसोलेशन में देखने की जगह टोटलिटी में देखना होगा। ये होलिस्टिक विजन आयुर्वेद का, भारत की परंपरा और जीवन शैली का हिस्सा रहा है। मैं चाहूंगा गोवा में हो रही इस वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस में ऐसे सभी आयामों पर विस्तार से चर्चा हो। हम सभी मिलकर आयुर्वेद
और आयुष को कैसे समग्रता से आगे बढ़ा सकते हैं, इसका एक रोड मैप तैयार किया जाए। मुझे विश्वास है आपके प्रयास इस दिशा में जरूर प्रभावी होंगे। इसी विश्वास के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आयुष को, आयुर्वेद को अनेक अनेक शुभकामनाएं। तो गोवा में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन आप सुन रहे थे। गोवा में पीएम मोदी ने कई सौगात दी है। मोपा में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। इसके अलावा 3 आयुष संस्थानों की सौगात दी है और 9वें विश्व आयुर्वेद कांग्रेस को इस वक्त वो संबोधित कर रहे थे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। आज शाम गुजरात जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कल भूपेंद्र पटेल के शपथ ग्रहण समारोह में उन्हें शामिल होना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। शपथ ग्रहण को लेकर बीजेपी की तैयारियां जोरों पर हैं। दरअसल भव्य कार्यक्रम होगा। दरअसल बड़ी जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गुजरात में बीजेपी ने हासिल की है और एक बार फिर से भूपेंद्र पटेल जो हैं वो मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेते हुए कल दिखाई देंगे। दोपहर 2 बजे कार्यक्रम आयोजित होगा और इसी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी होगी, जिनके चेहरे पर बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है। गुजरात में किसी भी पार्टी को इतनी बड़ी जीत कभी भी हासिल नहीं हुई जितनी सीटों के साथ बीजेपी 7वीं बार सत्ता में आ रही है। यह अपने आप में एक रिकॉर्ड भी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। मेहुल झाला हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए सीधे जुड़ रहे हैं। मेहुल, वहां पर क्या तैयारियां, जितनी बड़ी ये जीत है, क्या उसी हिसाब से इस कार्यक्रम को भी उसी तरीके से बड़ा बनाने की भी कोशिश हो रही है? बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 10 बजे के करीब अहमदाबाद एयरपोर्ट पर आ जाएंगे और राजभवन में रात्रि निवास करेंगे और उससे पहले जो कल शनिवार को शाम को प्रधानमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, CR पाटिल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जो बैठक हुई थी उसमें कुछ नामों की चर्चा हुई थी कि मंत्रिमंडल में किन किन को समावेश किया जा सकता है। SC, ST, OBC, सवर्ण, सारे ज्ञाति जातियों के समीकरण के आधार पर एक मंत्रिमंडल का प्रारूप तैयार किया गया है। हालांकि नाम छिट कर सामने आ रहे हैं, पर जिस तरह से देखा जाए कि जो भूपेंद्र पटेल सरकार के 19 मंत्री, 20 में से 19 मंत्री जीत कर आए थे, उसमें से कितने इस मंत्रिमंडल में समाविष्ट होंगे ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि सौराष्ट्र और कच्छ का जो समीकरण है, उसके साथ साथ जो बनासकांठा है, साबरकांठा है और आदि जाति जो इलाके हैं, उसमें से किन किन को मंत्रिमंडल में कैबिनेट या राजस्व का प्रभार सौंपा जाना है, इस पर भी काफ़ी लंबी चर्चा कल हुई है प्रधानमंत्री आवास पर। और आज जो है दिन भर मैं खड़ा हूँ CR पाटिल जो प्रदेश अध्यक्ष है उनके निवास स्थान पर। यहाँ पर आज दिन भर सुबह से गतिविधियाँ होती रही है। जो नए विधायक हैं वो भी CR पाटिल को घर से मिलने आ रहे हैं। जिस कदर से देखा जाए कि पुराने विधायक या मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, दोपहर में 3 बजे के करीब हर्ष संघवी जो गृह राज्य मंत्री हैं वो भी यहाँ पर आए थे। उनके साथ अल्पेश ठाकुर भी बाहर निकलते दिखाई दिए। इनके साथ साथ दाहोद के सांसद भी यहाँ दिखे। अभी भी आवाजाही जारी है। मुझे लगता है कि देर शाम तक ये आवाजाही जारी रहेगी और साथ ही साथ जो अंतिम प्रधानमंत्री मोदी के आने के पश्चात जो नाम तय हो जाएंगे, उनको कैंडिडेट्स को जिनको मंत्री पद की शपथ लेनी है, उन लोगों को सीधे रात को ही फोन करके सूचित किया जाएगा कि आपको कल शपथ लेनी है। उसके बाद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत भारतीय जनता पार्टी शासित जितने भी राज्य हैं उतने सारे मुख्यमंत्री को न्योता दिया गया है कि इस शपथ समारोह में यहाँ पर शिरकत करें। उसके बाद जो है कैबिनेट की बैठक मिलेगी। वहाँ जो है पोर्टफोलियो मंत्रियों को जो पदनामित मंत्री मेहुल, कार्यक्रम के बारे में और तफसील से जानकारी दीजिए, क्योंकि इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए कोशिशें हो रही है, क्योंकि ये बड़ी जीत, सबसे बड़ी जीत आप कह सकते हैं गुजरात में किसी दल के लिए हुई है। तो ऐसे में इस कार्यक्रम को और खास बनाने की तैयारी चल रही होगी, तो इस कार्यक्रम के बारे में भी कुछ खास बातें
देखिए, गांधीनगर में 3 डोम बने गए हैं जर्मन एलिवेटेड किस्म के, और तकरीबन 10,000 लोगों की बैठने की क्षमता जो तीनों डोम में है वो बनाई गई। कल हमारी बात हुई थी महामंत्री गोवर्धन झड़फिया से, तो उन्होंने भी न्यूज़ इंडिया को बताया था कि एक डोम पर गणमान्य आमंत्रित होंगे, एक डोम में बैठेंगे साधु और संत समुदाय के लोग, और विशेष जो खास जो मेहमान आ रहे हैं उनको मुख्य मंच पर जहां से शपथ ग्रहण करेंगे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, वहां पर वो शिरकत करेंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो सुरक्षा का चाक चौबंद प्रबंध किया गया है। कई रास्ते ऐसे होंगे कल जो गणमान्य अतिथियों को आने के लिए सड़कें बंद कर दी जाएगी, क्योंकि ट्रैफिक काफ़ी हो सकता है। जिस कदर से देखा जाए कि विधानसभा के ठीक पीछे एक हेलीपैड ग्राउंड है, वहां पर ये शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोशो खरोश में हैं। कल दोपहर 2 बजे शपथ ग्रहण का समय दिया गया है। उससे पहले जितने भी राज्य के मुख्यमंत्री आ रहे हैं या गणमान्य अतिथि आ रहे हैं, न केवल दिल्ली से बल्कि बाहरी राज्यों से, बाहरी प्रदेश से, उनके लिए भी तैयारियां हो चुकी है। कुल मिलाकर देखा जाए तो 2024 से पहले गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात विधानसभा ने 156 विधानसभा क्षेत्र की सीट पर बड़ी जीत हासिल की है। उसका संदेश न केवल देश में बल्कि विदेश में भी जाएगा इस शपथ ग्रहण समारोह के जरिए कि भारतीय जनता पार्टी का कद कितना और बड़ा है, न केवल गुजरात में बल्कि देश में। शुक्रिया मेहुल इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो कल शपथ ग्रहण समारोह दोपहर 2 बजे होगा, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी।